नमस्कार दोस्तों, आज मैं जनहित याचिका के विषय पर व्यक्त कर रहा हूँ। जनहित में जो आज की जनता की जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि जो जनहित का जो कॉन्सेप्ट आया है भारत में, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रेरित है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। और ये 1979 ईस्वी में जो जब न्यायाधीश PN भगवती थे, उसी समय ये जनहित का कॉन्सेप्ट चला है, जिसमें समानता की बात की जाती है। लेकिन आप देख लीजिए कि देश में किस तरह की जो समस्याएं व्याप्त हैं। कल कर्नाटक हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट जो हिजाब को लेकर के आया कि जो 12th तक स्कूल हैं उसमें स्टूडेंट यूनिफॉर्म में ही आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में आने के बाद बुर्का की तो नहीं इजाज़त होगी, लेकिन जो स्कार्स होता है, जो आँख तक लगाने की होती है, उसकी इजाज़त मिले। और वो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी राय मशवरा या परामर्श करेगी। इसके बाद मुझे लग रहा है कि स्कार्स का अलाउ किया जाएगा, क्योंकि बुर्का का जो कंसेप्ट था वो खास करके रेगिस्तानी इलाका जैसे पश्चिमी एशिया में धूल तूफान उफान आना आता था, या रेगिस्तान में जो बहुत तेज़ हवाएं चलते थे, उसके बचाव के लिए लगाया जाता था। और उसमें जो मेल लोग पुरुष लोग रहते थे वो गमछा लपेटते थे। तो एक तरह से कपड़ा की हिफाजत के लिए बुर्का लगाया जाता था। लेकिन हिजाब का जो कॉन्सेप्ट है, जो आँख को ढकने के लिए होता है, एक भारतीय परंपरा में भी कहा जाता है कि आँख का इज्जत ही सबसे बड़ी इज्जत होती है। तो इस कारण मुझे लग रहा है स्कार्स को अलाउ किया जाएगा। बुर्का की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, अभी तो देश में सबसे बड़ा जो व्याप्त समस्याएं हैं, जो जनहित याचिका की बात होती है, जनता की चुनौतियों की बात है, वो अभी सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात है। अब देख लीजिए हाथरस में किस तरह की घटना घटी। जो लड़की को जो बलात्कार के बाद मृत्यु हो गई, या उन्नाव में देख लीजिए जो लड़की कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के जो घटना घटी, इसमें लोग बोल रहे हैं कि हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना ने कोई प्रभावित नहीं किया बीजेपी को। बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ये बीजेपी को जो बड़े बड़े लीडर, उनको ही पता है किस तरह से जीते हैं, कितने कांटे की टक्कर चली है। तो इनको भी एहसास हो गया है। ये बोल रहे हैं किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत असर पड़ा है, तभी इतने सीट सपा अलायंस को आया, चाहे हाथरस को लेकर के। मेरा कहने का मतलब है कि जो समानता की बात होती है, अमीर गरीब देखिए कितनी खाई बढ़ी हुई है। कोरोना काल में सब अमीर अमीर बनते गए, गरीब जो थे मध्य क्लास के लोग भी तो वो भी गरीब बन गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं देश में जनहित याचिका को लेकर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो 14 में प्रेरित है। और सांप्रदायिक सौहार्द किस तरह से खराब किया जा रहा है, खास करके OBC SC ST माइनॉरिटी के लिए। आज भी देख लीजिए जेल में जो भी विचाराधीन कैदियों में सबसे ज़्यादा 80 से 90% अब OBC SC ST माइनॉरिटी के हैं, जिनको कोई देखने वाले नहीं है। बहुत जब उनका यहाँ तक होता है कि जब उनका सज़ा समाप्त भी हो जाता है तो उनको पता भी नहीं रहता, कई सालों तक जेल में बंद रहते हैं। तो ये PIL या जनहित लाने का जो उद्देश्य था, वो जनता की हितों को रक्षा करने के लिए था। ये न कि जनता के लिए चुनौती खड़ा हो या जनता के साथ भेदभाव किया जाए। तो अब देख सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो इसी में एक शेर भी कहा गया है, मेरे ज़िंदगी तबाह का आलम न पूछिए, एक फूल था जो खिलते ही मुरझा के रह गया। मैंने ये कहने का मतलब है कि जो खास करके जो लड़कियां जो हाथरस की जो घटना घटी, उन्नाव में घटी, है OBC SC ST माइनॉरिटी के साथ इस तरह से घटनाएं घटती है कि जब फूल खिलने, मैंने वो अपना जो जब ज़िंदगी संभालने के कगार पे आते हैं तो उनको किस तरह से मार दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये ऊंच नीच की भेदभाव कितने व्याप्त है, ये सबको पता है। छुआछूत की बात है, जिसके लिए मान्यवर काशीराम ने भी, महर मायावती ने भी, और इसके पहले अम्बेडकर जी ने भी अपना आंदोलन चलाया था, लेकिन उससे कुछ अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब सिर्फ पेपर पर ही है। उसका कारण है कि जो भी संसद में, राज्य विधानसभा में OBC SC ST या माइनॉरिटी के जो सदस्य जाते हैं, वो भी हाँ में हाँ, जो सत्ता पक्ष के साथ जो अपर क्लास के लोग, अपर कास्ट के लोग, उनके साथ मिलाते हैं। इस कारण ये स्थिति है। सबसे बड़ा जिम्मेवार इन्हीं लोग के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह के करवा रहे हैं। और इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश में जो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि 80% वर्सेस 20%, या
ओवैसी ने बोला था कि 19% वर्सेस 11%। एक तरह से जनता के लिए चुनौती ही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, दंगा फसाद होगा, अशांति होगी, तो हम लोग का वोट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक चीज़ जो इन लोग बता रहे हैं कि जो इलेक्शन में जो सब लोग ने वोट दिया है, ऐसा अगर सब लोग को वोट देते तो इनका बीजेपी की 403 सीट हो जाती। कहीं ना कहीं जनता को ये एहसास हुआ कि हम लोग के समक्ष ये गवर्नमेंट चुनौती पेश कर रही है, चाहे दंगा के माध्यम से हो, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के माध्यम पर हो, चाहे ऊंच नीच की भावना की करने की बात हो या जाति भेद करने की बात हो, ये सब समझ में आया। तभी इतने कम सीट पे ये आए और आगे भी सीट डिक्रीज करेगी, ये देखने की चीज़ है, बशर्ते कि मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये जनहित का जो कॉन्सेप्ट है, जनता के हित करने की बात है, वो हर क्षेत्र में हो सकता है। गरीबी हटाना, अशिक्षा को दूर करना, लेकिन कोविड काल में देख लिए ऑनलाइन क्लासेस चलते रह गई, लेकिन मात्र 2-4% लोगों को फ़ायदा हुआ। बाकी जो भी इस पृष्ठभूमि के थे, गरीब थे, और खासकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी ही है, आप इससे छिपा हुआ नहीं है। चाहे जो भी गरीब बच्चे थे, उनका किस तरह से एजुकेशन को बर्बाद किया गया, एक जनरेशन तो पीछे चला गया। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि देश में किस तरह से ये चल रही हैं जनहित की चुनौतियाँ। और ख़ास करके जो पीआईएल होता है, जनहित होता है, मौलिक अधिकार को संवेदनशील बनाता है, मैंने संवेदना उत्पन्न करता है। ये आपको मौलिक अधिकार में भी है, डीपीएस भी इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन आज पीट पीट करके मार देना, या किसी भी संप्रदाय को, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पीआईएल का उद्देश्य क्या था, ये कहाँ इसमें भटकाव आ रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जनहित को सुरक्षित करने के लिए जनता को अवेयर करना पड़ेगा, और ख़ास करके ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के जो लीडर हैं उनको बताना पड़ेगा कि अपने हित को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए शिक्षा को बढ़ाना होगा, गरीबी को दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इससे अवेयर लाने की ज़रूरत है। तो जनहित की चुनौतियों में जो आज की जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लग रहा है, वो जो सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करना चुनौती है, दंगा होना चुनौती है, एक दूसरे को पीट पीट कर मार देना चुनौती है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, एक साथ दो संप्रदाय के लोग बैठना नहीं चाह रहे हैं, एक साथ दो जाति के लोग बैठना नहीं चाह रहे हैं। और ख़ास करके इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो सत्ता पक्ष के, ये जो भी दल के लोग जीतते हैं, उसके छूट भैया किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आतंक मचाते हैं, शोषण करते हैं। तो ये सब चुनौतियाँ हैं, ये संविधान की भी चुनौती हैं। जैसे मान लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी या इनके जो भी इस तरह के जो कदावर नेता है, संविधान को चुनौती दे रहे हैं। जब तो संविधान को चुनौती दे रहे हैं तो जनहित बचेगा कहाँ से, जनता की चुनौती होगी। क्योंकि संविधान में जिस तरह से इस लोग संशोधन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इन लोग संशोधन कर कर के बिल पारित कर रहे हैं, या फिर इस तरह से एक देश एक निर्वाचन, ये सब एक तरह से जनता के लिए चुनौती ही है। खास करके गरीब तबके के, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के तबके के जो भी हैं, इनके लिए चुनौती है। तो चलते इसमें अभी सबको गुलबंद होने की ज़रूरत है। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को अपने स्वार्थ को त्यागने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है। खास करके जो इन लोगों की जो लीड जो कांग्रेस पार्टी करती है, क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, उनको भी इसमें आने की ज़रूरत है। तभी संविधान बचेगा, जनहित की चुनौती को समाप्त किया जाएगा, और ग्रास रूट पर काम करने की ज़रूरत है। यही मुझे कहना है। थैंक यू।